start? Yes, sir. Yes, sir. ओके परफेक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये बात जान लो। ऑपरेशंस जो है ना वो आपके जैसे आपका प्रोसेस होता है कि आप इनपुट को किस तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, तो ऑपरेशंस या ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है उसका कंसर्न ये है कि आप अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हो। रिसोर्सेज क्या है हमारी? चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए आप अपना आउटपुट बना रहे हो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता है। बेसिकली आप किस तरीके से अपने ऑपरेशंस रन करोगे तो आपका इनपुट जो है वो आउटपुट में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेशंस मैनेजर जो होता है उसका कंसर्न ये होता है तीन चीजों पे। पहला होता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, कि आप कितना एफिशिएंटली अपना प्रोडक्ट बनाओगे। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप कितनी कम रिसोर्सेज यूज करते हुए ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे। और उसका मतलब ये होगा कि आप अपनी कॉस्ट को कितना कम रख रहे हो और आप अपने आप को कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हो। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? जब आप एक यूएसपी होती है। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर। ठीक है, ये कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपना प्रोडक्ट एफिशिएंटली बनाओ। द सेकंड इज क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स हो, और जो मतलब जिस पर्पस के लिए बना रहे हो और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। यू नीड टू बी अवेयर दैट देयर आर न्यू प्रोसेसेस इन द मार्केट, और आप न्यू प्रोसेसेस को, न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू डिमांड्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो। सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। ठीक है, लिविंग अप टू डेट, लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, ये आपका काम होना चाहिए एज एन ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है ना, आप एज एन ऑपरेशन मैनेजर, योर बेसिक aim should be to produce goods and services of the required quality in the required quantity at the time needed in the most cost effective way। टाइम भी, क्वालिटी भी, कॉस्ट भी, ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए यू मेक द प्रोडक्ट। अब बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को देखते हैं। सो प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे देखा जाता है? हम कहते हैं कि हम अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोला जाता है। जो कि आप फिगर 22.1 में देख लोगे कि आपके पास रिसोर्सेज देखो कौन कौन सी होती हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर। फिर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जो कि कैपिटल और या लेबर इंटेंसिव होता है। कैपिटल का मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर का मतलब होता है यूज ऑफ पीपल, द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और आउटपुट में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? आउटपुट में आप प्रोड्यूस कर लेते हो फिनिश्ड गुड्स, जो कि यहाँ पे जैसे हैं फिनिश्ड गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, या प्रोबेबली गुड्स दैट आर मेड फॉर अदर फर्म्स। सही है, तो ये वाला प्रोसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज दोनों करती हैं। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम कोई टेंजिबल गुड बना रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, और क्या हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल्स हो गया। ये टेंजिबल गुड्स है। टेंजिबल का मतलब होता है थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, और सर्विसेज होती हैं आपके इंटेंजिबल गुड्स, जैसे एजुकेशन हो गई। अब वो इंटेंजिबल गुड है, उसके अंदर कोई चीज टच नहीं की जा रही या देखी नहीं जा रही, बट द टीचर इज डूइंग दिस, कि वो आपको एजुकेट कर रहा है। सिमिलरली कोई अगर अकाउंटिंग का काम हो गया या कोई एयरलाइन टिकट्स हो गया, दीज आर सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। हर चीज में एम क्या होना चाहिए? वैल्यू ऐड करना टू द इनपुट।
इसका मतलब है कि जो आपने इनपुट खरीदा था, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है, उस पे वैल्यू ऐड करो और उस वैल्यू ऐड करने के बाद एक ऐसा आउटपुट बना दो जो कि प्रॉफिट में सेल हो। ठीक है, अगर आपने 20 रुपए का इनपुट खरीदा था तो उसका वैल्यू एडिशन ऐसी होनी चाहिए कि दैट प्रोडक्ट कैन एटलीस्ट बी सोल्ड फॉर 25 to 30 रुपीज, वरना आपकी वैल्यू एडिशन सही नहीं है। सही है। अच्छा, वैल्यू एडिशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपका ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके क्वालिटी फीचर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपका डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप बोलो कि द कस्टमर इज रेडी टू पे यू अ हायर प्राइस। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? इसका एग्जाम्पल लेंगे पैकेजिंग से। एट टाइम्स आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा होता है, लेकिन आप देखते हो कि यार इनकी पैकेजिंग कितनी फर्क है। ठीक है, उस पैकेजिंग को देखते हुए यू प्रोबेबली गो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इंस्टेड ऑफ द competitors प्रोडक्ट। सेकेंड इज द एफिशिएंसी विद विच द इनपुट रिसोर्सेज आर कंबाइंड एंड मैनेज्ड। अब ये हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आगे कल मैं ए लेवल्स वाली क्लास में बता रहा था कि रिड्यूसिंग वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से चलते हो, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप कितना वेस्ट रिड्यूस करते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बेहतर करते हो कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। और जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी वैल्यू खुद ही ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपको प्राइस जो है वो सस्ती मिलेगी। ठीक है, आपको खुद एक चीज जब सस्ती पड़ेगी देन यू कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस एंड अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। तीसरा, बीइंग एबल टू कन्विंस कंज्यूमर्स टू पे फॉर द प्रोडक्ट देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये आ जाता है मार्केटिंग में कि आप अपने कस्टमर को इस तरीके से अपने ब्रांड को उनके जहन में बिठा दो दैट दे स्टार्ट टू फील दैट दे कैन पे अ हायर प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। अब ये कैसे करते हो? ये आप करते हो मार्केटिंग से। आप उनके जहन में ये बात बिठा देते हो कि आपका कस्टमर, वो आपका प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है और उनको इस चीज की कितनी जरूरत है। देन ओनली यू विल फील के वो खुशी खुशी आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। सही है। तो अब आपके पास ऑपरेशंस प्रोसेस के अंदर देर आर डिफरेंट स्टेजेस बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट। सबसे पहला होता है कन्वर्टिंग अ कंज्यूमर नीड इनटू अ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने मार्केट रिसर्च जो की हुई है और उसमें आपको पता है कि कस्टमर की नीड क्या है। यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट फुलफिल्स द कस्टमर्स नीड। Second is organizing operations so that production is carried out. सारे रॉ मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड सबको एक जगह करना और प्रोडक्ट बनाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग operations efficiently. थर्ड इज डिसाइडिंग ऑन सूटेबल प्रोडक्शन मेथड्स। क्या प्रोडक्शन मेथड यूज करोगे, लेबर यूज करोगे कि कैपिटल यूज करोगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एंड लास्ट इज सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड चेकिंग दे आर मेंटेन्ड। अब आपको ये बात देखनी जरूरी होती है ऑपरेशंस में कि जब आपका प्रोडक्ट बन गया है तो उसने क्वालिटी मेंटेन की है या नहीं, मतलब कोई क्वालिटी इशू तो नहीं है। इफ देर इज दिस काइंड ऑफ अ केस, so you will have to change the product, or you will have to do something that brings a difference in the product. अब मुझे बताओ, अभी तक दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो दो, सर। दोनों सुन रहे नो हो सर। ना? ओके, गुड। अच्छा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला जो यूनिट है ना, इसके अंदर मैं आप लोगों को साथ साथ रीडिंग करवाऊंगा क्योंकि ये रिलेटिवली बाकी यूनिट से जरा सा मुश्किल है। तो इसलिए व्हाट आई वुड वांट इज कि मैं आधे चैप्टर के बाद प्रोबेबली आई विल आस्क यू टू रीड एंड देन वील कंटिन्यू। ठीक है, जहां भी मुझे अभी लगेगा कि जरूरी है ये चीज पढ़ना, सो आई विल आस्क यू टू रीड थ्रू इट एंड देन वील बिगिन। ऑलराइट। अच्छा, अब ओके सर। आपके पास
रिसोर्सेज आ जाती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस का देखो पहला एस्पेक्ट होता है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में हम तीन चीजों की बात करते हैं। पहली होती है लैंड। लैंड वो जगह है जहां से हम अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप सोल ट्रेडर हो तो आपके पास प्रोबेबली एक छोटा सा कमरा हो सकता है। अगर आप उस मतलब फैक्ट्री भी है तो छोटी सी जगह में आपने मशीन्स लगाई हुई होती हैं, ठीक है। कई दफा लैंड को हम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं, जैसे फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मिनरल्स, ये सारा जो है ये बड़ा जरूरी है कि आप लैंड के अंदर ही इंक्लूड करते हो, सही है। सेकंड होता है लेबर। लेबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है जिसकी स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन की बेसिस पे लोग अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेबर वो बंदा है जो हु इज हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर या द ओनर टू मेक द प्रोडक्ट्स एंड सेल देम टू द पब्लिक। और उसके अंदर क्या होगा कि लेबर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है उसकी ट्रेनिंग से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज कैपिटल। कैपिटल जो है ना उसको दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक कैपिटल तो होता है वो पैसे जो ओनर ने इनिशियली बिजनेस में इन्वेस्ट किए होते हैं, और दूसरा कैपिटल होता है आपकी मशीनरी, टूल्स, कंप्यूटर, अदर इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल, ठीक है। अब आजकल एक ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करते हैं जिसका मतलब होता है बेसिकली नॉलेज। तो आपकी ओवरऑल नॉलेज कितनी लाइक इम्पोर्टेंट टू इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफन डिपेंड ऑन कैपिटल इक्विपमेंट and in competitive market the more productive and advancement in capital the greater chance of success। इसका मतलब ये है कि आप जितना इनोवेट कर लोगे अपने कैपिटल में, जितनी नई मशीनरी ले आओगे, जितनी डिफरेंट मशीनरी ले आओगे, टूल्स ले आओगे, उतना आपको कामयाब होने का चांस है, सही है। तो एट टाइम्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल में यू इंक्लूड वेल ट्रेन्ड एंड knowledgeable employees भी। स्ट्रक्चरल कैपिटल ऑन दी अदर हैंड इज योर डेटाबेसेस एंड योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मतलब जो कंप्यूटर की चीजें होती हैं। और रिलेशनल कैपिटल जो है वो आपका कितना अच्छा लिंक है अपने सप्लायर से और अपने कस्टमर से, ठीक है। अब हम अगर बात करें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की, तो ये याद रखना कि प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन से अलग है बिल्कुल। प्रोडक्शन का सीधा सीधा मकसद है कि आप कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बना रहे हो गिवन अ लेवल ऑफ इनपुट टू यू, और इस एक सर्टेन टाइम में, मतलब एक साल के अंदर आप कितना आउटपुट बना लेते हो, दैट इज योर प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी ऑन दी अदर हैंड क्या है, वो ये मेजर करता है कि आपके आउटपुट, आपके इनपुट्स कितना एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, ठीक है। तो अगर जैसे हमें लेबर प्रोडक्टिविटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट इन अ गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं मैं 100 लेबर ने, तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज हर लेबर ने 10 यूनिट बनाए, ठीक है। तो अब ये आपकी प्रोडक्टिविटी पर लेबर आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी पर लेबर आ गया। सिमिलरली आप अपनी कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। कैपिटल प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, आप आउटपुट को डिवाइड कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। इसका क्या मतलब है, वही बात जैसे कि अगर मैं बोलूं अब मैंने 2000 यूनिट्स बनाए हैं और मेरे पास 10 मशीन्स थी, सो दैट मीन्स कि हर मशीन ने 200 यूनिट्स बनाए। तो दिस इज कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब आपके पास जब ये आ जाता है आंसर, तो आप हर साल निकालते हो या हर महीने निकालते हो, एंड वंस यू डू दैट फ्रॉम दिस यू कैन इजीली जज कि ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है। अगर लास्ट टाइम 200 यूनिट्स थे और इस दफा जो है वो 205 बने, तो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आप उसको मतलब शो कर सकते हो।
अब देखो, एवरी फर्म विल वांट कि आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, या लेबर प्रोडक्टिविटी हो या कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो, वो इंक्रीज करे। देखो, जरूरी ये नहीं है कि उसका ये मतलब हो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, नहीं, कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें। उसका ये मतलब है कि हम कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, दैट इज अ ह्यूज थिंग। कि अगर आपने, बेशक आपने 200 से आप 180 पे शिफ्ट हो गए हो, लेकिन if you were employing 20 workers and now you are employing only 15 workers and making 180 products, तो अब आपका labor productivity has increased from 10 to 12। ठीक है, तो इस वजह से ये जरूरी होता। अब असल क्वेश्चन आता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज कैसे करते हो। ये मैं जब पढ़ा दूंगा, देन आई विल आस्क यू पीपल टू रीड, क्योंकि इसके बड़े छोटे से 4 तरीके। पहला तरीका ये है कि आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग को, उनको ट्रेन करो ताकि उनका स्किल लेवल बढ़ जाए। देखो, अगर किसी का भी स्किल लेवल बढ़ जाएगा ना, अगर मैं बिजनेस स्टडीज जब मैंने पहली दफा पढ़ाया था, तो मुझे एक चैप्टर पढ़ाने में शायद 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। लेकिन अब जब मैं बिजनेस स्टडीज बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम अवेयर कि क्या चीज को कितना टाइम देना है। सो आई कैन कवर द चैप्टर इन 1 आवर। इसका मतलब है कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। और ये कैसे इंक्रीज होती है? अगर मुझे कोई ट्रेनिंग दे दे, सही है। अब ये ट्रेनिंग क्या होती है? अब ट्रेनिंग आपके पास, हमने पहले भी पढ़ा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो कई दफा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, कई दफा जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये याद रखो कि जब उनको ट्रेनिंग मिल जाती है तो उनके अंदर दे हैव द एबिलिटी टू डू डिफरेंट जॉब्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट वर्क्स। सही है। बस एक प्रॉब्लम होती है कि ट्रेनिंग एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग विल रीप डिफरेंट बेनिफिट्स। आप आगे प्रोग्रेस करोगे, विच इज अ गुड थिंग। सेकंड इज अपने वर्कर्स की मोटिवेशन इंक्रीज करो। देखो, ये तो बहुत सारे लोग, हमने जब एचआर वाले चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो हमने बड़ा क्लियरली कहा था कि जब भी आप अपने वर्कर्स की मोटिवेशन इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा? वर्कर्स की मोटिवेशन इंक्रीज होने के बाद दे विल हैव द अंडरस्टैंडिंग टू वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, उनका दिल चाहेगा कि हम जो है वो इस फर्म के लिए कुछ करें। और उनको प्रोबेबली ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएं, बोनस, कमीशन, ये वो। कभी कभी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, एम्प्लॉयर जो है वो इनको अपने डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहा है, उससे भी वो खुश हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो टीम वर्किंग हो रही है, उससे दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे वुड वर्क मोर इफेक्टिवली, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी लेवल्स। फिर बड़ी सीधी बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे चले जाओ, इक्विपमेंट बेहतर यूज करने लगो। भाई, अगर अच्छा इक्विपमेंट होगा तो ऑब्वियसली अच्छा इक्विपमेंट जो है वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा होगा। आपके अगर एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनते थे, तो नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट के थ्रू 150 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ये तो बड़ी एक बेसिक बात है कि मॉडर्न मशीनरी की तरफ चले जाओ, because that allows you to produce more output given कि आप fewer workers या fewer staff यूज कर रहे हो। बस ये याद रखो कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि ये एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है। इट इज वर्थवाइल, लेकिन ये आपकी कैपिटल कॉस्ट को बढ़ा देगी। और कोशिश ये होगी कि एवरीवन हु इज देयर शुड अंडरस्टैंड कि इसको किस तरीके से चलाना है। लास्टली, मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप उसको मैनेज किस तरीके से करते हो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, लेकिन अगर उनके उस मैनेज करने वाली प्रिंसिपल अच्छी नहीं होगी, तो आपको क्या मसला रहेगा? आपको बहुत बड़ा ये मसला रहेगा कि आप उस लेवल पे काम नहीं करोगे जिस लेवल पे आप काम कर सकते थे। ठीक है। फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि भाई वो करेक्ट रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, कोई मशीन्स की शेड्यूलिंग गलत नहीं है,
कोई जबरदस्ती की इन्वेंट्री नहीं रखी हुई, वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो, वर्कर्स से बात कर रहे हो, उनके मसले समझ रहे हो, तो इसके थ्रू, सबके थ्रू क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब मेरे लिए आप दोनों ने करना क्या है कि ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं, इसको गो थ्रू करना है इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। 11:15 हो रहे हैं, 11:20 पे आई विल गेट बैक के हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आवाज आ गई है? यस सर। जी सर। जल्दी से बस ये 4 पॉइंट्स पढ़ो ताकि वी मूव ऑन। Okay, are we done?
Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन आता है कि इज रेजिंग प्रोडक्टिविटी ऑलवेज द आंसर? ये बात याद रखो कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के नज़र में अनपॉपुलर है तो वो प्रॉफिटेबली सेल नहीं होगा, जितना भी एफिशिएंटली बना लो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अगर वर्कर्स की एफर्ट बहुत है, कंट्रीब्यूशन बहुत है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, लेकिन इससे जो है उनको वेजेस ज़्यादा मिलने लगती हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा वेजेस देने लगे, तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसका भी प्रॉब्ली इतना फ़ायदा नहीं है। अच्छा, देखो, बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस में यही होता है दैट यू नीड टू इवैल्यूएट, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पता होनी चाहिए, एंड देन यू कम अप विद योर ओन ओपिनियंस के ये बात सही है या नहीं है। ठीक है। तीसरा ये है कि अगर वर्कर्स और उनके यूनियन जो हैं वो दे बिकम फियरफुल ऑफ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी 20% इंक्रीज कर दो लेकिन आपकी सेल्स उतनी ही रहे, तो बेसिकली क्या होगा कि अब आपके 20% लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि आपको कम लोग चाहिए उतनी सेल्स करने के लिए। एज इसलिए क्योंकि आपके लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनाने थे और मेरे पास 10 लोग थे, अब मुझे ये पता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी 10 से 12 चली गई, तो 10 into 12 का मतलब हो गया मेरे पास 10 वर्कर थे और वो 12 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो तो 120 बनाने लगे और मुझे चाहिए 100 प्रोडक्ट, तो अब मैं शायद 8 लोग एम्प्लॉय कर लूंगा और वो 8 लोग जो हैं वो मेरे लिए 100 यूनिट्स बना देंगे। तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी की वजह से 2 लोगों की नौकरी ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है। उसके अलावा आपका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट विल डिटरमिन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ अ पॉलिसी दैट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब आपने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दी, लेकिन उसको मैनेज कैसे कर रहे हो वो बड़ा ज़रूरी है। आपकी कल्चर ऑफ मैनेजमेंट अगर इस तरीके से इन्वॉल्व है दैट द वर्कफोर्स को वो हर स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करती है, उनके व्यूज़ देती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत खुश है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात हो रही है और मैनेजमेंट आर नॉट इन्वॉल्विंग द स्टाफ, तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। लास्टली ये बात याद रखो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं थोड़ी सी। बेसिकली एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस आती है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी से सिर्फ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स आता है विद लेस विद गिवन लेस रिसोर्सेस। ठीक है। तो अब हम अगर आगे मूव कर जाते हैं तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी मेजर करते हो आप प्रोडक्टिविटी से, लेकिन इफेक्टिवनेस डिफरेंट चीज है। इफेक्टिवनेस तब होती है जब आप बोलते हो कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल हो रही हैं। ठीक है। अगर ये बोलें, एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक बिजनेस रिसेंटली सेटअप हुआ है और उसने हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव की हैं। ठीक है, वो क्या था, उन्होंने एक ओल्ड मॉडल ऑफ बाईसाइकिल 25 साल से बना रहे थे और उसको जो है वो बड़े हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से बनाया, लेकिन सेल ऑफ दिस मॉडल अगर गिर गया और स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड बाईसाइकिल अगर रह गए, तो इसका मतलब है कि ये इफेक्टिव नहीं है। जितना ही एफिशिएंटली आपने बनाया था वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप अपने हर तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, आपने एफिशिएंटली प्रोडक्ट बना दिया बट इट इज आल्सो मीटिंग द कस्टमर्स डिमांड्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, और ये इसका मतलब है कि आप ना सिर्फ एफिशिएंट का मतलब होगा यू आर ओनली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग द गुड, बट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि यू आर आल्सो प्रोड्यूसिंग द गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड यू आर एबल टू फुलफिल द कस्टमर्स डिमांड थ्रू दैट। ये समझ आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी हमारी जब मीटिंग एंड होगी ना, तो ये याद रखना है कि ये दोनों चीजें आप दोनों ने पढ़नी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और अभी ये मैं लेबर इंटेंसिटी और कैपिटल इंटेंसिटी पढ़ा रहा हूँ, बट ये अभी नहीं पढ़ना। जब मीटिंग एंड होगी और 10 मिनट का गैप आएगा, देन यू पीपल विल स्टडी दिस। ओके? Okay, sir. अच्छा, अब लेबर इंटेंसिटी और कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब होता है, इसको हम लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो फर्म का मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि हम अपनी ऑपरेशंस को किस कॉम्बिनेशन में चलाएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है कितना लेबर यूज करेंगे और कितना कैपिटल यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ हाई लेवल ऑफ लेबर इनपुट कंपेयर्ड विद कैपिटल इक्विपमेंट। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ हाई क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कंपेयर्ड विद लेबर इनपुट। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ बेसिकली डिपेंड करता है बिजनेस पे कि वो क्या कर सकता है। अब जैसे आपके पास ये है फर्नीचर कंपनी है। फर्नीचर कंपनी जो कि बाय हैंड बनाती है, लिखा हुआ है, तो जाहिर है उनको ज्यादा लेबर की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन कई जगह पे वो मशीन भी यूज कर रहे होंगे। सिमिलरली जैसे घर की कंस्ट्रक्शन हो गई, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई, तो अब इस घर की कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर भी यूज होगी और आपकी कैपिटल इक्विपमेंट भी यूज होगा। असल क्वेश्चन आता है कि किस कॉम्बिनेशन में आप यूज करना चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो यू हैव टू एक्चुअली असेस। ये आपको पता है लेबर इंटेंसिव क्या है, कैपिटल इंटेंसिव क्या है। यू हैव टू असेस कि मुझे किस में कम कॉस्ट आ रही है, किस में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, किस में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। ये सवाल का जवाब जब आपको मिल जाता है, then only you are able to make a product which is better suited for the consumers। ठीक है, तो इसलिए इस बात को याद रखो कि कुछ जैसे कंपनीज हैं जो मास प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, क्योंकि उनका नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरीके का होता है। अब भाई जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या अब ये प्लास्टिक के अगर आप जग वगैरह देखते हो, तो ये बाय हैंड नहीं हो सकते। इनके लिए क्या होता है कि इनकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं, और उन मशीन्स के थ्रू दे आर एबल टू मेक वास्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के इनको क्या एडवांटेज रहता है कि ये मास प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो स्टिल लेबर इंटेंसिव रहते हैं। ठीक है, जैसे अब आपकी बेकिंग ब्रेड हो गई। अब इसके लिए आपको पता है कि क्राफ्ट बेकर्स जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से यूज करेंगे। उनके बहुत छोटे से कैपिटल टूल्स होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे एंड हाउ पीपल परसू इट। आप नहीं कह सकते कि ये कैपिटल इंटेंसिव है या ये लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। it depends upon the views of the people. However, in your paper when they are giving you a case study, you should be careful in answering कि हम किसको हम अपने अगर लेबर बोलते हैं तो लेबर के क्या एडवांटेजेस हैं, वो कम कॉस्टली है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इस तरह की बातें। जब हम कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट जो है उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत हाई है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, उसको चलाने के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें आप जो है वो अपने आंसर में लिख सकते हो कि ये क्या है। अब वो पूछते हैं किस कैसे चूज करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाओ। याद रखो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट इमेज क्या देना चाहते हो वो बड़ा जरूरी है। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द टू इनपुट्स। अगर आपको पता है कि लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और राइज कर रही है, तो आप कैपिटल इक्विपमेंट पे चले जाते हो। अगर आपको लगता है कि कैपिटल इक्विपमेंट बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप लेबर पे चले जाते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है